जी। तो इसमें आप सभी को प्रणाम। तो आज जो है हमारा जो विषय है उन्नति के 3 सूत्र। तो इसकी आज जो कक्षा है आदरणीय सुभाष सिंह जी भाई साहब लेने के लिए जा रहे हैं। आदरणीय भाई साहब के बारे में पहले भी हम लोगों ने जो परिचय लिया था। तो भाई साहब एएलटी में, एएलटी गाजियाबाद में एडवांस लेवल ट्रेनिंग सेंटर जो है इसका बीएसएनएल का है, वहाँ पर है। और एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है। और भाई साहब वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर है, वहाँ पर निदेशक के पद पर है। और अपने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्र में बड़ी गहराई है भाई साहब की, बड़ी ही इनकी प्रवीणता और प्रखरता है इसमें। तो और हम इनसे जो है इनके मार्गदर्शन का, दिशा निर्देशन का हमेशा लाभ उठाते रहते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मेरा निवेदन है आदरणीय भाई साहब से कि कृपया आज के विषय का शुभारंभ जी गायत्री मंत्र के साथ में करेंगे। जी भाई साहब, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। को प्रणाम करें और फिर आज का कक्षा का चर्चा किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों को नमन वंदन। और आज की इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। आज का जो विषय दिया गया है वह उन्नति के 3 गुण। वो 3 गुण जो है वो 3 प्रधान सूत्र है जो उन्नति में हमारे सहयोगी बनते हैं या उन्नति का कारण कह सकते हैं। इन 3 गुणों के न रहने पर सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकती है। मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। लेकिन अगर ये 3 गुण हमारे अंदर हैं, इन 3 गुणों को, 3 सूत्रों को अगर हम अपना लेते हैं तो हर क्षेत्र में सफलता सुनिश्चित है। श्योरिटी के साथ सफलता मिलेगी ही मिलेगी। वो 3 गुण क्या है उस पर हम लोग आज की कक्षा में चर्चा कर लेंगे। उन गुणों को कैसे डेवलप करते हैं, अपने अंदर विकास कैसे करते हैं कि हम हर क्षेत्र में सफल हो। और सफल जीवन की दिशा धारा की जो एक श्रृंखला चल रही है, तो जो भी अनुभवी लोग शिक्षक के रूप में ये कक्षाएं ले रहे हैं वो अपने जीवन में अधिकांश क्षेत्रों में सफलता पाए हुए हैं और इन रास्तों पर चल करके सफलता उनको मिली है। तो इस रास्ते पर चलने वाले वो सभी लोग जिनको सफलता चाहिए उनको इन गुणों को अपनाना पड़ेगा, अपने अंदर ढालना पड़ेगा। कुछ सूत्रों को लें, जो सूत्र हम लोग कभी कभार सुनते हुए आते हैं। जैसे असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ है। इसका मतलब अगर हम पूरे मन से प्रयास किए होते तो सफलता निश्चित रूप से मिलती। तो पूरे मन से प्रयास क्यों नहीं किए? क्योंकि कुछ कमी हमारे अंदर रह गई है।
तो अपना ध्यान क्या करना है, उन्हीं कमियों पर फोकस करना है। तो अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा, और अपने अंदर सुधार ये संसार का सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बड़ा परमार्थ है, सबसे बड़ी सेवा है, परम पूज्य गुरुदेव ने किया। और उन्नति और सफलता का मार्ग कष्ट और मुसीबतों के कंकड़ और पत्थरों से मिलकर के ही बनता है। तो जब भी हम सफलता के रास्ते पर चलना चाहेंगे तो चुनौतियां आएंगी ही आएंगी, और वो चुनौतियां हमारे लिए कष्टकारी हो सकती हैं सामान्य जीवन में, मुसीबतों के रूप में हमको लगेंगी, लेकिन उनको अगर हम सुअवसर के रूप में ले लें, ऐसी स्थिति में सफलता आगे मिलने ही मिलनी। और एक और कहावत परम पूज्य गुरुदेव की है कि भाग्य के संबंध में एक बात निश्चित है, कोई भी उसे बदल सकता। अगर हमारे मुकद्दर में असफलता लिखी है कहीं से, तो उसको बदलने का जो श्रेय जाता है वो हमारे अपने ऊपर है। हम ही उसको बदल सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र हमको अपने जीवन में बचपन में मिला, जब प्राइमरी में हम पढ़ रहे थे, और उसको आज तक अपनाते। वो सूत्र क्या था? बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। उद्यम मतलब प्रयास, अपना पुरुषार्थ। और यही पुरुषार्थ करने का तरीका अगर हम अपना बदल लेते हैं, मतलब अपने अंदर उपयुक्त सुधार अगर समाहित कर लेते हैं, तो वही बाद में चल करके भाग्य कहलाता है। उसी को विधि कहते हैं, उसी को विधान कहते हैं। कहते हैं विधि का विधान। तो विधि का विधान किसके हाथ में? हमारे अपने हाथ में। हम ही उसको लिखते हैं। तो प्रारंभिक स्तर पर हमको उद्यम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और वही पुरुषार्थ, वही अपना सुधार, इसीलिए उसको संसार की सबसे बड़ी सेवा करते हैं, क्योंकि हम उससे अपना भाग्य लिखते हैं। जब हम अपना भाग्य लिख सकते हैं, तो उसी के माध्यम से हम संसार को, अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। और जब भी हम इस रास्ते पर चलें, एक बात हमेशा याद करें कि लोग क्या कहते हैं, इस पर बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ देखना इतना ही होता है कि जो हमसे हो सकता था, हम कर सकते थे, वो बन पड़ा कि नहीं बन, वो हम कर पाए कि नहीं कर। सिर्फ फोकस इस पर है, प्रयास पर, परिणाम पर नहीं। हम गलती कहाँ करते हैं? जब हमारा फोकस परिणाम के ऊपर आता है। हमको परिणाम पर नहीं सोचना होता है, हमको सिर्फ सोचना होता है कि जो प्रयास हमारे स्तर पर किया जा सकता था, जो हम कर सकते हैं, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, उसी में सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम उसमें सुधार कर लिए, तो उसी से हम प्रयास करेंगे, और वही प्रयास से ही हमारा रिजल्ट बनता है। तो जो जैसा सोचता है और करता है, वो वैसा ही बन जाता है। तो हमेशा हम अपने को करेक्ट करने में देखते हैं। और जब हम तुलना करते हैं, अपनी तुलना औरों से करते हैं, जो सफल लोग हैं, जब उनसे करते हैं, एक आत्मग्लानि सी लगती है। वो आत्मग्लानि हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। अपने दृष्टिकोण को हमको सुधार लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अपना मूल्य समझना चाहिए। और जब हम अपना मूल्य समझेंगे, अपने ऊपर विश्वास करेंगे, तो ये पाएंगे कि हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और जब हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में एक हैं, तो हमें हमेशा सोच समझ करके एक एक
मिनट का समय, एक एक सेकंड का समय जो हमारा उपयोगी है, उसको सही दिशा में लगाना चाहिए। ये कुछ सूत्र दिए जाते हैं, और इन सूत्रों के जब दर्शन को हम देखते हैं कि सूत्र कहाँ से लिए गए हैं, तो उसकी गहराई में जब हम उसकी वैज्ञानिकता में घुसने का प्रयास करते हैं, कि जो सूत्र हमको प्रेरणा देते हैं, हमको ऊर्जा से भर देते हैं, इसका दर्शन पक्ष क्या है? तो दर्शन पक्ष में किसी भी काम को करने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहली आवश्यकता पड़ती है काम को करने के लिए ताकत की, शक्ति की, बल की। बिना बल के कोई काम नहीं हो सकता। सोचने के लिए भी ताकत चाहिए, बूता चाहिए, बल चाहिए, और बल के साथ में एक निर्णय लेने के लिए कि करें कि न करें, बुद्धि भी चाहिए। और बुद्धि के साथ में खाली बल और बुद्धि से काम नहीं चलता है। बीच बीच में जब हमारे कदम आगे पीछे होने लगते हैं, जब कष्ट और मुसीबतें आने लगती हैं, चुनौतियां आने लगती हैं, तो अंदर एक हलचल चलती है कि कहीं फेल ना हो जाए, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं असफल ना हो जाए। तो बल और बुद्धि के साथ में एक विश्वास भी रहना चाहिए। और विश्वास ही काफी नहीं है। विश्वास के साथ में अगर हमारा विश्वास प्रगाढ़ और प्रबल नहीं होता, दृढ़ नहीं रहता है, तो भी असफलता आने के चांसेस कुछ अंशों में रहते हैं। तो एक दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए, दृष्टिकोण सकारात्मक, कि नहीं, मिलेगी ही मिलेगी, सफलता तो हमारा इंतजार कर रही है। सिर्फ हमको अपने अंदर करेक्शन करके, अपने अंदर कुछ परिमार्जन करके, कुछ सुधार करके, कुछ अपनी कमियों को दूर करके, और फिर पूरे मन से, पूरी तत्परता से, पूरी तन्मयता से हमें जुट जाना चाहिए। तभी हम कह पाएंगे कि सफलता के लिए प्रयास हमने पूरे शिद्दत और सामर्थ्य से किया है, पूरे मन लगा के किया है, पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ में किया है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि सफलता संदिग्ध हो, मतलब सफलता सुनिश्चित ही होगी। अब जो तत्व दर्शन हम लोग चर्चा किए कि सफलता के लिए किसी कार्य को करने के लिए बल चाहिए, तो बल में जैसा बल रहेगा वैसी ही सफलता मिलेगी। एक शारीरिक बल होता है, तो शारीरिक बल सबका अलग अलग होता है, ये कम होता है। और सिर्फ शारीरिक बल के ऊपर ही सारी सफलता नहीं होती है। शारीरिक बल में देखा जाए तो कुछ लोगों की लंबाई बहुत कम होती है, कुछ बड़े दुबले पतले होते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी सफलता पाते हैं। तो शारीरिक बल के आधार पर अगर सारी सफलताएं सुनिश्चित की जाए, तो ऐसे लोग फेल हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा बहुत ही उदार है, बहुत ही दयालु है। कि शारीरिक बल से ज्यादा मानसिक बल है, कि मनोबल हमारा कितना बड़ा है, वो हमारे अपने हाथ में। शारीरिक बल हमारे अपने हाथ में कुछ अंशों में हो सकता है, लेकिन ज्यादा अंशों में नहीं रहता है। जो परमात्मा ने शरीर दे दिया है वही है। लेकिन मनोबल शारीरिक बल से बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा बुद्धि का बल होता है, और सबसे ज्यादा आत्मबल होता है, जो हमको हमेशा अंदर से ढकेलता रहता है, खेलता रहता है, प्रेरित करता रहता है, अंदर से बताता रहता है, नहीं तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, तुम अगर प्रयास करो तो बिल्कुल कर सकते हो। उसी को आत्मबल कहते हैं। और अगर आत्मबल लिया जाए, आत्मबल के तीन रूप होते हैं।
हम लोग गायत्री साधना करते हैं और बच्चों को भी कराते हैं। और यही गायत्री जो हमको बल देती है, कौन सा बल देती है? आत्मबल देती है। इस आत्मबल के तीन रूप, इसीलिए इसको तीन पैरों वाली गायत्री कहते हैं। पहला, ज्ञान की शक्ति है जो हमको दिशा सही देती है, सही दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरणा देती है। और दूसरा, इच्छा शक्ति, कि जब तक हमारे अंदर वो इच्छा नहीं जागेगी कि हम कर सकते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जो जैसा सोचता है, सोचने के अनुसार ही वो प्रयास करेगा, और अगर प्रयास करेगा तो परिणाम भी उसके अनुकूल मिलेगा। तो सबसे पहले ज्ञान शक्ति, फिर इच्छा शक्ति, फिर क्रिया शक्ति। ये तीनों शक्तियां मिल करके इसी को बोलते हैं आत्मबल। तो जो तीन गुण हैं, तीन सूत्र हैं सफलता की, उन्नति के, उसमें पहला आता है आत्मबल। और इस आत्मबल में तीनों चीजें आती हैं। यही हमको गायत्री देती है। गायत्री ज्ञान की माँ है, इच्छा की भी माँ है, और क्रिया की भी माँ है। इसीलिए उनको वेद माता, देव माता और विश्व माता, यही इनकी त्रिपदा गायत्री है, तीन चरणों वाली। हमारे अंदर प्रेरणा के माध्यम से वो इच्छा भी पैदा करती है कि हम सही दिशा में चलें, ज्ञान शक्ति देती हैं कि सही और गलत का निर्धारण हम कर सकें, और क्रिया भी शक्ति देती है ताकि हम उसको कार्य रूप में संपादित कर सकें। जो हमने सोचा उसका प्रयास हम करने लगते हैं, और उसी के अनुरूप जब क्रिया करने लगते हैं, तो यही आत्मबल सफलता सुनिश्चित कर। और अब जो दूसरा गुण है आत्मबल के साथ में, खाली आत्मबल काफी नहीं है। आत्मबल के साथ में जो दूसरा गुण है वो है आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास की क्या विज्ञानता है, क्या साइंस है? हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होने लगता है। कब? जब हम सफल होने लगते हैं। इसीलिए हम हमेशा ऐसे लक्ष्य का चुनाव करें जो छोटा हो, ताकि उस लक्ष्य को हम आसानी से प्राप्त कर सकें। और जैसे हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, उसमें सफल हो जाते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। फिर हम उसके आगे उससे छोटा, थोड़ा सा बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें, और उसमें भी प्रयास करके अगर उसमें भी हम सफलता पा गए, तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। और जितना हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, उतना ही अंशों में हमारा आत्मबल भी बढ़ने लगता है। हम उतने अंशों में जैसे जैसे सुधरते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर विश्वास जगने लगता है। और छोटी छोटी सफलताएं जीवन की बड़ी सफलता के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देती है। इसीलिए जो गायत्री साधक हैं, वो व्रत बंध करते हैं, संकल्पित होते हैं, और वहां पर सूत्र पढ़ा जाता है कि व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षापनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति। यही दक्षिणा, जो हमारी छोटी छोटी सफलताएं हैं, हमारे अंदर श्रद्धा पैदा कर देती है, एक विश्वास जगा देती है। और यही आत्मविश्वास हमको सफलता के रूप में परिवर्तित कर देता है। श्रद्धैया सत्य मापते, यही श्रद्धा हमारे अंदर जो जगती है, जो हमारे अपने प्रति एक विश्वास पैदा हो जाता है कि हम ताकतवर हैं, और इतनी ताकतवर हैं, इस लक्ष्य को आसानी से हम भेद सकते हैं। तो जो भी हम लक्ष्य का निर्धारण करें, लक्ष्य कभी बड़ा नहीं रखना चाहिए। लक्ष्य का पहला उद्देश्य
छोटे छोटे लक्ष्य, ताकि हमारे अंदर आत्मविश्वास जग सके। और जैसे हम आत्मविश्वास को उठाने लगते हैं, जगाने लगते हैं, और उसको सफलता की दिशा में पहुंचाने लगते हैं, तो हमारा आत्मबल एक समय आता है कि प्रचंड हो जाता है। और इतना प्रचंड हो जाता है कि कोई भी लक्ष्य सामने रख दिया जाता है, अंदर से आग पैदा हो जाती है। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। वो आग कौन देता है? यही उपलब्धि जिसे हम दक्षिणा कहते हैं, यही आत्मविश्वास। और यही आत्मविश्वास सफलता को सुनिश्चित करता है। यही आत्मविश्वास ही आत्मबल को भी बढ़ाता है। इसलिए आत्मविश्वास बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी। और आत्मबल और आत्मविश्वास के साथ में जो तीसरा गुण होता है, वो तीसरा गुण है आत्मनिर्भरता। जब भी हम कोई लक्ष्य निर्धारित करें, तो ये देखें कि हम अपने बलबूते पर उस लक्ष्य को पा सकते हैं कि नहीं पा सकते। क्योंकि अगर हमने किसी दूसरे के सहारे और सहयोग के माध्यम से उस लक्ष्य का निर्धारण किया, तो सफलता सुनिश्चित नहीं है। दूसरा व्यक्ति सहयोगी बन भी सकता है और सहयोग नहीं भी कर सकता है। इसलिए हमको अपने ऊपर निर्भर करना है। पराधीर सपने हो सुख नाही। अगर हम दूसरे के सहारे सुख की कल्पना करते हैं, तो सुख सपने में तो आ सकता है, वास्तव में नहीं मिल सकता। इसी तरह से जब भी हम अपने जीवन में लक्ष्यों का निर्धारण करें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं कि हमारा ये लक्ष्य है, प्रतिदिन का लक्ष्य बनाएं, हर हफ्ते का लक्ष्य बनाएं, हर 15 दिन का लक्ष्य बनाएं। लेकिन जो लक्ष्य बनाएं, ये मान के चलें कि उसमें फेल नहीं होना है, किसी भी स्थिति में फेल नहीं होना है। क्योंकि हम भी अपने जीवन में प्रतिदिन का लक्ष्य बनाते हैं, आज हमको सोने के पहले ये काम कर लेना है, और निश्चित रूप से कर लेना है। उसमें कोई इफ बट होता ही नहीं है। करके तभी सोते हैं, उसके पहले नहीं। तो जब प्रतिदिन का लक्ष्य हमारा रहेगा, तो सप्ताह भर का भी एक लक्ष्य हो जाएगा, 15 दिन का भी लक्ष्य हो जाएगा, और महीने भर का लक्ष्य हो जाएगा। और जब ये सारे लक्ष्य जो निर्धारित करते हैं उसको पूरा कर लेते हैं, तो हमारे अंदर आत्मनिर्भरता भी आ जाती है, और आत्मविश्वास इतना प्रचंड हो जाता है, इतना बढ़ जाता है, कि अपने ऊपर हमको विश्वास इतना रहता है कि ये काम तो जरूर कर लेंगे, क्योंकि हमने निर्धारित किया है। और एक आदत सी बन जाती है, एक संस्कार डेवलप हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर उन्होंने कहा है तो पक्का करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो जाए। क्योंकि अब जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं वो हमको बल देने लगती है। कितनी भी खराब स्थिति आती है, बहाने नहीं चलेंगे। रिजल्ट तो रिजल्ट, और रिजल्ट आता कैसे है? प्रयास से। कि जो प्रयास का निर्धारण किया गया है कि इसको करना ही करना है, उसको करना है तो करना है। चाहे वो भौतिक जगत की हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत की हो, आदत तो वही है, हम वही है। तो चाहे उस क्षेत्र में काम करें, चाहे इस क्षेत्र में काम करें, चाहे घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे समाज का काम हो, चाहे परिवार का काम हो, अगर कोई निर्धारण किया गया अपने बलबूते पर, इसी को स्वावलंबन कहते। कर बहिया बल आपनु, छोड़ पराई आस। दूसरा आ भी सकता है, सहयोग कर भी सकता है, और उसकी कोई समस्याएं आ सकती हैं कि वो नहीं आ सकता। तो ऐसी स्थिति में भी हम अपने पैरों को, अपने संसाधनों को, अपने आप को इतना मजबूत करें कि किसी भी कंडीशन में असफल होना ये स्वीकार नहीं। तो ये तीन चरण जो है, इसको हमको अगर लेके चलेंगे, तो ये मौलिक गुण है, मौलिक सूत्र है उन्नति की। और इसी के माध्यम से हम अपने जीवन में प्रोग्रेस करेंगे। और
विपरीत परिस्थितियों को, जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, जो मुसीबतें हमारे सामने आती हैं, जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, कि लक्ष्य भेद नहीं करने देती हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटे। चार लोगों से दोस्ती कर ले, और ये चार दोस्त हमेशा इतने अच्छे हैं, आपको हर परिस्थिति से निपटाने के लिए काफी। पहला, धैर्य। एकाएक भी अगर कोई समस्या लाइफ में आ जाए, बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, तो हम अपना पेशेंस न खोए, आत्मविश्वास रखें कि ये परिस्थिति जो आई है, ये जो दिक्कत एकाएक आ गई है, इतनी बड़ी दिक्कत आ गई, वो दिक्कत इसलिए आई है क्योंकि परमात्मा बहुत दयालु है हमारे ऊपर। वो हमारे अंदर वो सामर्थ्य पैदा करना चाहता है कि हम हर लक्ष्य को पार कर जाएं, जो भी लक्ष्य का निर्धारण करें उसको पार करें। तो हमारा बल बढ़ाने के लिए, और बल बढ़ाने के लिए संघर्ष से ही शक्ति उत्पन्न होती है। बिना संघर्ष के शक्ति का फार्मूला ही नहीं है। तो अगर संघर्ष का एक अवसर आ गया, तो हम चुनौतियों को सुअवसर के रूप में जब पढ़ने लगते हैं, तो अंदर से प्रसन्नता आती है। चलो, एक समस्या आई और मजा आ जाएगा। कुछ अगर कमजोरी रह गई है हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, आज वो कमजोरी भी दूर हो जाएगी, और इस लक्ष्य को जरूर भेदेंगे। तो पहला चीज, कि जो दोस्त हमारा नंबर एक का दोस्त, वो है धैर्य। और दूसरा दोस्त, साहस। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताह दून कतरूप दिखावा। जितनी चुनौतियां हमें, उसका दूना बल। हमेशा खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे चल बता तेरी रजा क्या है। तो अपनी बुलंदियों को, अपने साहस को, अपने उत्साह को इतना बढ़ा करके रखें कि किसी भी स्थिति में हार नहीं मानना है। तो दूसरा दोस्त हमारा साहस, हिम्मत, बुलंदी। और तीसरा दोस्त विवेक। विवेक मतलब बुद्धि तो है हम सबके पास, लेकिन बुद्धि जब गलत दिशा में लग जाती है तो उसको अशुद्ध बुद्धि कहते हैं। और वही अगर सही दिशा में लग जाती है तो शुद्ध बुद्धि होती है। और शुद्ध बुद्धि जब दूर तक देखती है, दूर के परिणाम को देखती है, उसको विवेक बोलते हैं। जैसे ठंडी का सीजन चल रहा है, अभी इस टाइम बुद्धि कहती है कि चलो रात में सो जाओ रजाई ओढ़ करके, मजा आ जाएगा। ये भी एक बुद्धि है। और एक बुद्धि ये कहती है, अगर हम आज सो गए और 1 घंटा ज्यादा सो गए, तो जो हमने लक्ष्य का निर्धारण किया है कि 1 महीने के बाद हम इस लक्ष्य को भेद लेंगे, या बच्चों के लिए एक एग्जाम का लक्ष्य हमने बनाया है, और उसको कम से कम 10 घंटा पढ़ाई करना ही पड़ेगा, और पूरे मन से करना पड़ेगा। और अगर आज रात में 2 घंटा सो गए रजाई में ठंडी के चलते, तो फिर दूर का लॉस हो जाएगा, दूर का नुकसान हो जाएगा। परीक्षा में हम कहीं पीछे रह जाएंगे। जितना अच्छा हम परफॉर्म कर सकते हैं उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसी को विवेक कहते हैं, कि जो दूर तक सोच ले कि ठंडी का सीजन आया है और बढ़िया बढ़िया खा करके और बढ़िया बढ़िया नींद लेने का, ये तो तत्काल फायदा हुआ, लेकिन इसका दूर का घाटा हो जाए। तो जो तत्काल फायदा देखता है उसको अशुद्ध बुद्धि कहते हैं, और जो दूर का फायदा देखता है उसको विवेक कहते हैं। तो तीसरा जो हमारा दोस्त है वो विवेक है। और चौथा दोस्त अहर्निश प्रयास। अहर्निशम सेवा में है। रात दिन जब हमारी सांस चल रही है, तो प्रयास क्यों रुक जाए। बस प्रयास उतने ही देर तक रुके जितने देर तक इस शरीर को रेस्ट की आवश्यकता है। तो शरीर रेस्ट कर लेती है और फिर उठ करके खड़ी हो जाती है, और काम शुरू। जो विद्यार्थी हैं, उनको तब तक मेहनत करना है जब तक उनका लक्ष्य न मिल जाए। शरीर थक गई है, कुछ टाइम विश्राम कर लें, 2-4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जो भी करना है।
और फिर उठ करके फिर लग गए। एक सूत्र, सफलता सफलता सफलता। तो इसी को हम अहर्निश प्रयास, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधक, उठो, जागो, और तब तक प्रयास करो जब तक कि मंजिल न मिल जाए। बड़े लोगों के लिए जब तक बोधत्व की प्राप्ति न हो जाए तब तक साधना करती रहे, क्योंकि साधना से ही सिद्धि का रूल है। और साधना हम कब तक करें? जब तक सिद्धि न मिल जाए। जब सूत्र है और उसी दिशा में चल रहे हैं तो रुकने का कहाँ पॉइंट आ गया? तो ये चार दोस्त, चार दोस्त पहला धैर्य, दूसरा साहस, तीसरा विवेक, और चौथा प्रयास। ये चार दोस्त अगर हम लेके चलेंगे, दोस्ती अगर करना है तो इन चार गुणों के साथ अगर हमने कर लिया है तो आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता हमारे अंदर विपरीत परिस्थितियों में भी बनी रहेगी। और फिर जो भी लक्ष्य का निर्धारण हमने किया है उसकी सफलता पक्का सुनिश्चित रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हर क्षण, हर क्षण आत्म सुधार के लिए प्रयास करते रहना पड़ेगा। ये बीच बीच में टेलीफोन आ रहा था तो इंटरप्शन हो गया था। अब हम देखें कि जो ये सूत्र है, जो इसका दर्शन है, हम लोगों ने पहले सूत्रों को पढ़ा, फिर उसके दर्शन पक्ष को जाने कि उसकी वैज्ञानिकता क्या है। अब देखें कि क्या इस सूत्र और इस दर्शन को लेकर के, इस पर चल करके कुछ लोगों को सफलता मिली है। अगर मिली है, अगर एक भी व्यक्ति सफल हुआ है तो हम भी हो सकते। और अगर कोई सफल नहीं हुआ है तब विचारणीय प्रश्न जरूर है। तब अगर हम कुछ कर रहे हैं तो फिर हम इतिहास रच रहे हैं। लेकिन यहाँ भी इतिहास रचने की बात ही नहीं है। यहाँ तो खाली हम अनुयायी बनते चले जाए। इस रास्ते पर चल करके हजारों और लाखों लोगों ने सफलता पाई। अगर हम अपना इतिहास उठा के देखें, इतिहास में एक नाम आता है चंद्रगुप्त का, चाणक्य के साथ में जोड़ा गया था। चंद्रगुप्त का बचपन कैसा बीता था? बचपन में वह एक विधवा माँ का, गरीब विधवा माँ, कि जो घरों में बर्तन माज करके अपना पेट पालती थी, बच्चे के भोजन की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं थी। वही चंद्रगुप्त एक दिन चाणक्य ने जब उसको देख लिया कि जिसको एक टाइम के खाने की व्यवस्था नहीं है और वो और बच्चों के साथ जो खेल खेल रहा था उसमें राजा की भूमिका निभाना चाहा कि मैं राजा बन रहा हूं, तुम लोग मेरे पास समस्याएं लेके आओ और मैं समस्याओं का समाधान करूं। और चाणक्य ने उस बच्चे को जब देखा, उसकी आंख में चमक देखा, इसकी परिस्थितियां तो विपरीत हैं लेकिन इसके अंदर वो आत्मबल है, वो आत्मविश्वास है, और इसको अगर डेवलप किया जाए तो एक दिन ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। और जो सबसे बड़ा राज्य उस समय मगध का था, वो मगध का सबसे माना हुआ सम्राट, उसी का नाम इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से, जिसने पूरे भारत को यूनाइट किया था इसी सूत्रों पर चलकर। सिर्फ उसका आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, जिस स्थिति में था उसी स्थिति में वो राजा बन रहा था। एक टाइम खाने की व्यवस्था नहीं थी, उसकी माँ दूसरे के घरों में काम करके तब एक टाइम के खाने की व्यवस्था करती, लेकिन वही एक दिन मगध का सम्राट इन्हीं सूत्रों पर बना। सब कुछ उसने हासिल कर लिया, अपना पूरा सुधार कर लिया, इसीलिए संसार की सबसे बड़ी सेवा की उसने। और इसके अलावा अगर और हम ले, विवेकानंद,
भोजन के लिए परेशान थे कि हमारे घर का भोजन कैसे चलेगा, हमारी बहन की शादी नहीं हो पा रही, घर में शाम को खाने की व्यवस्था नहीं है। और जब उनका आत्मबल, आत्मविश्वास जगा है, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, और फिर उन्होंने इन चारों दोस्तों के साथ दोस्ती करके पूरे विश्व को दिशा दिया। हर उस कमजोर व्यक्ति को उन्होंने प्रेरणा से भर दिया, और उनकी प्रेरणा पाकर के एक से बड़े और एक लोगों ने काम किया। गांधी जी शरीर के कितने दुबले पतले थे, शरीर बल तो इतना उनका था कि एक ढकेल जाए बच्चा भी तो गिर जाए, लेकिन आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर इस कदर थी। एक लाठी के सहारे आगे बढ़ने वाला व्यक्ति पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देकर के उनको परास्त कर दिया। अब कोई खून खराबा की जरूरत नहीं पड़ी। अब्दुल कलाम किस गरीब परिवार से आए थे, बचपन में पेपर बेच करके, न्यूज़पेपर को बेच करके अपनी जीविका उपार्जन करने वाला व्यक्ति एक महत्वपूर्ण राष्ट्रपति अपने राष्ट्र का बना। महत्वपूर्ण, पूरे देश को उन्होंने नई दिशा दिया, विश्व को नई दिशा दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम हम लोग सुने, कितना बुद्धि के मोटे व्यक्ति थे, लेकिन सिर्फ एक प्रेरणा, कि जिस पत्थर के ऊपर पानी का बर्तन रखा जाता है, मिट्टी का बर्तन, वहां पर भी वो गड्ढा कर सकता है। तो अगर हम प्रयास सही दिशा में करते रहे तो ये खोपड़ी हमारी, ये बुद्धि हमारी एक दिन शुद्ध हो जाएगी, और वही आगे चल करके महामानव बन गए। गांधी जी को ले लीजिए, जो भी चर्चा हम लोगों ने किया, आज की परिस्थिति में अगर हम ले लें तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, इकला चलो रहे। प्रधानमंत्री को ले लें, किस बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन आज पूरे विश्व को दिशा दे रहे हैं। हमारे अपने राष्ट्रपति को ले लें, किस आदिवासी समाज से आती, लेकिन आज अपने गुणों के आधार पर इस पद पर पहुंची। तो हमारी पृष्ठभूमि क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे अंदर करने का वो अगर उत्साह है, वो जज्बा है। आइंस्टीन को ले लें, जो सबसे बड़ा विश्व का साइंटिस्ट बना, कितना भोंदू थे, लेकिन जब एक बार उनकी खोपड़ी में विचार आया कि नहीं, हम प्रयास करेंगे तो हम भी अच्छे बन सकते हैं, तो अच्छे बन करके उन्होंने इतना ज्यादा दिखा दिया, उतना बड़ा साइंटिस्ट ही नहीं पैदा हुआ। तो हर फील्ड में, किसी भी हम फील्ड में जाएं, और बहादुरी की फील्ड में अगर हम आते हैं तो गुरु गोविंद सिंह का नाम, कितना आत्मबल के धनी थे, कितना आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए थे। और जब उनका इतिहास पढ़ा जाता है तो इतिहास के पन्नों में इतने सारे युद्ध हुए, लेकिन जो चमकौर का युद्ध, पंजाब में चमकौर कितना फेमस है, सिर्फ 40 सैनिक उनके थे और 2 उनके अपने बेटे। इन 42 लोगों को लेकर के 10 लाख मुगल सेना के साथ उन्होंने मजबूरी में युद्ध को उनके ऊपर थोप दिया गया कि उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ना ही पकड़ना है, यह आदेश था। और इसीलिए 10 लाख जब मुगल सेना उनके ऊपर टूट पड़ी, वो जिस आत्मबल के साथ में, जिस आत्मविश्वास के साथ में उन्होंने युद्ध कौशल का परिचय दिया कि 10 लाख सेना को काट के रख दिया, और उन 40 सैनिकों में सिर्फ 34 सैनिक उनके हताहत हुए, उसमें भी 6 बच गए, 2 उनके बच्चे शहीद हुए, और 34 सैनिक और 10 लाख सेना को पूरी तरह समाप्त कर दिया। और वो जो उन्होंने शिक्षा दिया था अपने सैनिकों को, वो यही तो शिक्षा थी कि चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ावा, और गीदड़ से मैं शेर लड़ा, और 1.25 लाख ते एक लड़ावा।
गुरु गोविंद सिंह नाम का। तो इसको आत्मबल कहते हैं, और ये हम सभी के अंदर है। बस खाली उसको बढ़ाने की बात है। और बढ़ेगा कैसे? छोटे छोटे लक्ष्य का निर्धारण करें। इसीलिए जब हम लोग बच्चों को लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो छोटे लक्ष्य देते हैं, और बच्चे जब उस पर सफल हो जाते हैं तो उनको हम प्रशंसा कर देते हैं कि देखिए राजा बेटा हमारा तैयार हो गया, कर सकता है। और उसके अंदर एक उत्साह बन गया, वो कर सकता है तो कर सकता है। तो इसके साथ में जब हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संग्राम की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह, झांसी की वीर रानी। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। आओ लड़ें स्वयं के कलशों से, कलमशों से, भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। कुंदन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो जितने लोग भी आगे बढ़े हैं, इन संग्राम के थ्रू ही आगे बढ़े। इन चुनौतियों को चुनौतियां दे करके ही आगे बढ़े। और ये हम सभी के अंदर होता है, चाहे हम शरीर से कितने ही छोटे क्यों न हो, चाहे हम लड़के हों लड़की हों, कोई अंतर नहीं पड़ता। आत्मबल के मामले में हम सब आगे बढ़ सकते हैं। सूत्र। अब हम चाहते हैं कि समय भी हो गया है, तो हम समय और ज्यादा न लें, और हम चाहते हैं कि सीधे आ जाए मुद्दे पर, कि कहीं पर किसी को कोई भी संदेह हो रहा है, कोई जिज्ञासा हो रही है, किसी तरह का आपका लक्ष्य है, सूत्र यही लगेंगे। तो हम सीधे चर्चा पर आ जाए। हाँ अमन भैया। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मेरा निवेदन है कि बच्चे चैट में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। हाँ, बेझिझक करें। और इस जरूर समय करें। मौका अच्छा है, बहुत बढ़िया मौका है। जी। तो जहां भी दिक्कत हो बिल्कुल उनको पूछना चाहिए। हमें प्रसन्नता होगी, जो प्रश्न आएंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। जी क्योंकि इन्हीं सूत्रों को अपना करके हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल व्यवहारिक सूत्र है, और इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जीवन में भाई साहब ने बताया। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हम लोग पूछ सकते हैं, या फिर और कहीं कोई दिक्कत आ रही हो अपने आगे बढ़ने के लिए, तो उसमें ये पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। सामने स्कूल के बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो हाँ, तो उस वो भी बच्चों जो में है। भी अगर कोई बच्चा हाथ उठाना चाहता है तो उसको भी मौका दिया जाए, हाँ, विद्यालय उसको के लोग वहां जो पर। हैं। जी जी जी। अच्छा, इसमें ये इनका प्रश्न है राजेश कुमार जी का। एक आइडल टाइम, स्लीपिंग टाइम क्या होना चाहिए? आइडियल स्लीपिंग टाइम। जी जी जी। राजेश जी बहुत बढ़िया प्रश्न करते हैं। देखिए, स्लीपिंग टाइम तो ऐसे रहता है व्यवहारिक कि जो हम लोगों को सूट करे वही सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर हम प्रकृति के अनुसार चलेंगे तो प्रकृति हमको सहयोगी बनती है, प्रकृति हमारा सहयोग करती है। अब जो हमने अपनाया है, हम उस बाकी तो जैसी जिसकी परिस्थितियां सबकी अलग अलग होती हैं। तो इसीलिए उसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि ये सवेरे पढ़ करके बहुत आगे बढ़ गए और हम शाम को पढ़ते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, आप शाम को भी बढ़ सकते हैं, आप दिन में भी पढ़ के बढ़ सकते हैं। तो इस तरह का बिल्कुल दिमाग में ना रखें। लेकिन हाँ, एक जो सूत्र हमको बाद में भी चल के मिला है और जिसको हम अपना रहे थे, वो यही है कि अगर हम प्रकृति के अनुसार अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे तो प्रकृति हमारा सहयोगी बन जाती है। फिर हमारे सामने वो चुनौतियां नहीं आती हैं। और प्रकृति क्या कहती है कि भाई रात सोने के लिए बनी है और दिन जो है वो जगने के लिए बना है। तो हम शाम को, हम भी जब अपने बचपन से ही, चूंकि जो हमको दादी माँ वगैरह ने बताया
शाम को खा के सो जाते हैं, और वो आदत हमारी आज भी है कि 8 बजे से लेके 9 बजे तक हम सो जाते हैं। और जब हम हाई स्कूल में थे, बोर्ड की परीक्षा हमारे सामने थी, तो उस टाइम भी हम 8 साढ़े 8 बजे सो जाते थे, और सवेरे 2 ढाई बजे उठ जाते थे। तो 2 ढाई बजे उठने से फायदा क्या होता था? ठंडी तो लगती थी, लेकिन उस समय एकांत रहता था। उस समय जब पढ़ते थे तो माइंड पूरा पढ़ाई पर जाता था, तो कम समय में ज्यादा पढ़ लेते थे। और सवेरे का जो समय होता है, तो चूंकि प्रकृति उस समय हमारी बुद्धि में शुद्धि भी दे देती है, और विज्ञान भी यह सिद्ध कर दिया है कि जो हमारी अल्फा बीटा और थीटा जो हमारी वेव्स निकलती हैं, वो प्रातः काल निकलती हैं। इसीलिए सूर्य को भी हम लोग 3 पार्ट में कर देते हैं। सविता का ध्यान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त काल में, तो सविता में हमारी अल्फा भी बहुत ज्यादा निकलती है। उसके बाद आदित्य का बुद्धि बढ़ाने वाली किरणें आती हैं। तो ये प्रकृति के अनुसार चलता है। लेकिन हमने अपने बच्चों में देखा कि जो बच्चे हमसे भी आगे जा रहे हैं, तो उनकी अगर आवश्यकता पड़ती है, और वही जब हम आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो हमको पूरी रात पढ़ना पड़ता था। तो होल नाइट पढ़ करके और मॉर्निंग में जा करके एक दूसरा एग्जाम भी दे के आ जाते थे, और फिर आके सोते थे। काम रहता था पढ़ाई और सोना, पढ़ाई और सोना, और तीसरा कोई काम नहीं था। तो जैसी सिचुएशन होती थी तो उसमें टॉप गियर लगाए। आदरणीय भाई साहब जो इसमें बता रहे थे कि जो पढ़ने का कभी भी समय हो सकता है, लेकिन आइडियल टाइम जो है, सबसे बढ़िया टाइम जो है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ने का होता है। क्योंकि प्रकृति इसमें साथ देती है। तो प्रकृति साथ देती है, कैसे देती है? एक मेडिकल इसमें भी एक रिसर्च में मैंने सुना था एक बार कि जो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है, इससे जो मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है, इससे हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है। और वो पीनियल ग्लैंड का सबसे अधिक सिक्रेशन जो होता है रात में 10 बजे से और सुबह 4 बजे तक सबसे ज्यादा सिक्रेशन होता है। और जो लोग इस समय सोते हैं उनको सबसे अधिक रेस्ट मिलता है। कम नींद में, 6 घंटे की नींद में उनका बहुत अधिक जो है उनको आराम मिल जाता है, बहुत अधिक फ्रेशनेस आ जाती है। तो एक आइडियम टाइम स्लॉट है ये, हमारे इसके अकॉर्डिंगली, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली। तो भी हाँ जी, भाई साहब आ गए हैं। जी भाई साहब, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए कृपया। हाँ भैया, सारे इंटरप्शन फिर हो गया था। तो अब दूसरा कोई प्रश्न या किसी का हैंड रेज है तो जी, उसको भी देख लें, या कोई दूसरा प्रश्न बचा है प्रश्न तो उसको देख। इनका एक तो ये इसमें हैंड रेस था एक। अभी मैं इनको खोलता हूँ हैंड रेस को, बच्चे ये कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको हैंड रेज को पहले मौका देते। हाँ, दीक्षा जी और आराध्या जी का हैंड रेस है जी। आप पूछ सकते हैं बेटा जी। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। स्कूल से आने के वक्त दोपहर में पढ़ने के जी। टाइम नींद आता है, तो नींद को कैसे भगाएं? स्कूल से आने के बाद, यस सर। स्कूल से आप कितने बजे वापस आती हैं? 2 बजे सर। 2 बजे आती हैं तो कुछ भोजन पानी करती हैं? यस सर। तो भोजन करने के बाद जो है थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। ये ट्यूशन होता है सर, इसलिए। हाँ जी। ट्यूशन।
नहीं, उसके बाद ट्यूशन कितने बजे होता है? 3 बजे से स्टार्ट, 4 बजे तक। हाँ, तो आपको आपको नींद कब आती है? उसी के बीच में। बिल्कुल ठीक किया आपने। और यही चीज हमको भी, ये प्रॉब्लम जो है, दीक्षा जी, आप दीक्षा जी हैं कि आराध्या जी हैं? हम दोनों बहन है सर। चलिए ठीक है। अच्छा, दोनों लोगों की दिक्कत आ रही होगी। सर दिक्कत तो हमको है। नहीं, दिक्कत होती क्या है, ये नेचुरल है। ये दिक्कत हमको भी आती है, आज भी आती है, पहले भी आती है। तो इसका एक बहुत सीधा सा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम भोजन लेते हैं, तो भोजन क्या करता है कि उसको पचाने के लिए वो हमारे शरीर से ऊर्जा ले लेता है। जैसे हम यस। भोजन लेते हैं और जैसे भोजन जाता है, तो 10 मिनट के अंदर हमारे अंदर बहुत तेजी से आलस्य आ जाता है, क्योंकि ऊर्जा का लेवल हमारा कम हो जाता है। यस सर। तो उसके लिए 10 मिनट का पावर नैप, उसी को पावर नैप बोलते हैं। और हम आज भी जो दोपहर का लंच लेने आते हैं ऑफिस से, तो लंच ले करके और 5-10 मिनट के लिए गहरी नींद ले लेते हैं, खर्राटे भी आ जाते हैं 10 मिनट के अंदर हमको। और फिर 10 मिनट के बाद जब उठते हैं, इतना फ्रेश होते हैं, क्योंकि उस समय या तो हम योग निद्रा कर लें, उस समय बॉडी को रेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो नींद को भगाना नहीं होता है, नींद को सही स्वरूप दे करके बॉडी, चूंकि हमारी नेचुरल वे में चाहती है रहना, और अगर हम 10 मिनट 15 मिनट से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है सोने की, दोपहर में लंच के बाद, तो आप 10-15 मिनट रेस्ट कर लें, और रेस्ट करने के बाद फिर उठें, और फिर 2 घंटे 4 घंटे खूब पढ़ाई करें, चाहे ट्यूशन पढ़ना हो चाहे अकेले पढ़ना हो। सेल्फ स्टडी और सर। फिर आप देखें रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। यस सर। इसी को कहते हैं कि प्रकृति जो चाह रही है उसके अनुसार चले हम। बॉडी को रेस्ट चाहिए तो 10-15 मिनट 20 मिनट रेस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही 20 मिनट का रेस्ट फिर आपका 2 घंटे बचा देगा। नहीं तो हम, नींद आती रहेगी, ऊँगते रहेंगे और पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, और समय भी हमारा बेकार कंसंट्रेटेड। चला जाएगा, और फिर मन खिन्न हो जाएगा। तो यस इससे सर। अच्छा है कि 15 मिनट हम सो लें, पावर नैप उसको बोलते हैं। ओके। थैंक यू सर। ठीक है आराध्या जी। जी, मेरा चलिए निवेदन है बहुत कि बढ़िया। अब जिनको भी प्रश्न पूछना है, कृपया हैंड रेज कर दें। इसमें परमिशन इसलिए ग्रांट नहीं की गई है, बीच बीच में कभी डिस्टरबेंस हो जाता है। तो जिनको भी है, अंकित जी आपका, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपको परमिशन दे दी है। हरदेश जी का हैंड रेज है जी, हरदेश आप अपने आप को राजपूत जी का हैंड रेज है शायद। हाँ जी, हाँ जी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हरदेश अपना जी। नाम बता दीजिए, आप कहाँ से हैं? तेजस राजपूत। तेजस जी बताएं। ये जो मेरा है, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनता है जब मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते समय कंसंट्रेशन नहीं बनता है? यस तो ये सर। तो बहुत अच्छी चीज है। आपका कंसंट्रेशन कहाँ बनता है उस टाइम ये देखिए। तो जहां आपका कंसंट्रेशन बनता है, पहले वो समस्या आपकी हल हो जाएगी। देखिए, माइंड है, माइंड जाएगा ही जाएगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा वहां जाएगा माइंड। और फिर आपको समझना पड़ेगा कि वो दोनों में आपका माइंड कहता है कि इसमें ज्यादा फायदा है, तभी कंसंट्रेशन हमारा कम बनेगा। हाँ तो। हर बच्चे का कंसंट्रेशन बनता है, लेकिन एक बिंदु पर नहीं, दूसरे बिंदु को बनता है। मान लिया कि आपके परिवार के लोगों ने कहा कि आप पढ़ाई करिए, तो पढ़ाई पे आपको कंसंट्रेशन करना था। अब आपका दिमाग अगर किसी और बिंदु पर लग रहा है, खेलने में लग रहा है, आपको लग रहा है कि पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है, खेलने में मजा आ रहा है, तो फिर माइंड कंसंट्रेट होकर खेलने में भागेगा। या किसी दोस्त के साथ में अगर आपकी कुछ उलझन हो गई है, तो फिर आपका माइंड उस दोस्त की उलझन में जाएगा कि उसने आपको ऐसे कैसे कह दिया, उसने आपको ये क्यों कह दिया। इसी में आपको देखना है कि आपके जो फायदे की चीज है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें हमारा ज्यादा फायदा है, तो फिर माइंड का कंसंट्रेशन बनेगा। तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो आप उसको समझने का प्रयास करिए कि जो भी आपको कह रहा है कि आप पढ़ाई करो, तो उससे पूछे पढ़ाई क्यों करें, पढ़ाई करने से क्या फायदा होगा। और जो आपकी खोपड़ी में है उसको भी आप हल कर लें। तो जब ये समस्या आपकी हल आ जाएगी, तब आपका कुछ बात है समाधान मिल क्वेश्चन? जाएगा, तब कंसंट्रेशन बनने लगेगा। हाँ, और राजेश जी का क्या प्रश्न है? राजेश जी का 100 किए हैं, तो इसमें जो भी हैं उन अपना नाम बता दें राजेश जी के नाम पर।
बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं सुगंधा श्रीवास्तव। मेरा हाँ क्वेश्चन है जी। कि हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ बेटा, देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका हमने बताया कि छोटी छोटी सफलता, जैसे आप खेल का एक छोटा सा टारगेट बना लीजिए कि आज इस खेल में हमको जीतना है। तो जहां आप जीत जाएंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर एक उससे बड़ा टारगेट बना दीजिए, फिर आप जीत जाइए। तो जैसे जैसे आपकी जीत ज्यादा होती जाएगी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। इसीलिए कभी भी लक्ष्य बड़ा नहीं रखना चाहिए, लक्ष्य छोटा रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि भाई इस क्लास में इस बार हम 90% नंबर पाएंगे। तो 90% नंबर की क्या करना पड़ेगा? हम अभी कितना पा रहे हैं, मान के चलिए कि आप 60% नंबर पा रहे हैं। तो 60% वाले को 90% का टारगेट नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। 60% हम्म। वाले को क्या करना चाहिए? उसको टारगेट अपना रखना चाहिए कि हम 62% इस बार प्रयास करके 62% पा जाएंगे। और जैसे आप 62% पा जाएंगे, अपना लक्ष्य पा गए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो फिर क्या करना है? परीक्षा साल में अगर एक बार हो रही है तो छोटे छोटे टेस्ट में देखा है कि टेस्ट में आप 10 नंबर में 5 नंबर पा रहे हैं तो अगली बार 6 नंबर जरूर पाएंगे। तो 6 नंबर प्रयास करें, पा जाए। 9 नंबर पर मत जाए। अगर 6 नंबर मिल गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब 6 नंबर एक बार दो बार मिल जाए तो फिर 7 नंबर का टारगेट रख लें, आगे 7 नंबर मिल जाए। तो लक्ष्य हमेशा छोटा निर्धारित करें ताकि हमको वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर देगा, बढ़ा देगा। गार्जियन क्या करते हैं, ये बड़े टारगेट रख देते हैं तो बच्चे कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। और हम अपनी तुलना कभी दूसरे से न करें, पहला चीज। हम्म। ये गलती गार्जियन भी करते हैं। तुलना किसको किसे करनी होती है? खाली अपनी तुलना अपने से करना होता है। कंपटीशन हमको नहीं करना है। गलती हम कहाँ कर, जब हम प्रतियोगिता करने लगते हैं। नहीं, प्रतियोगिता खराब चीज है। हमको क्या करना है? अपना सुधार करना है। हम अगर 50% नंबर पा रहे हैं और हमको अगर 95% नंबर पाना है, तो एक ही रास्ता है कि 50% को बढ़ा करके अपना लक्ष्य हम 55% कर ले, 55% कर ले। और अगर 55 मिल जाएगा तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। फिर हम उसको 2-4% और बढ़ा लें, फिर 2% और बढ़ा लें। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा कि हम 95% बड़े आसानी से पा जाएंगे। कॉन्फिडेंस, अगर हम बड़ा टारगेट रखेंगे और फेल हो गए तो लूज कर जाएंगे। छोटे छोटे लक्ष्य को निर्धारित करके और उसको सफल होते जाएं और फिर एक दिन बड़ी सफलता मिल जानना जाएगी अपने चाहता आप। हूँ। और किसी का प्रश्न? हाँ अंकित जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ये अनम्यूट होते हैं और फिर दोबारा म्यूट हो जाते हैं। अब फिर दोबारा प्रयास करें एक बार। हाँ। हेलो। हाँ बताइए अंकित जी, आपकी यार, आवाज आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब मेरे में एक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत बार ओवर थिंकिंग करता हूँ। एंड मेरे माइंड में निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं दैट कि फ्यूचर का भी ऐसा हो गया तो अगर कुछ। हाँ अंकित जी, आपकी पूरी बात हम नहीं सुन पाए, लेकिन जितना हम सुन पाए हैं उतना यही है कि आपके माइंड में जो है निगेटिव थॉट बहुत आते हैं और आप ओवर थिंकिंग करते हैं। पहली चीज आप ये मान के चलें कि अभी जो हम लोग शुरू शुरू में देख रहे थे कि ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति और प्रयास हमेशा छोटे छोटे लेवल पर करने की बात बार बार कही जा रही है। और छोटे छोटे लेवल पे जब हम प्रयास करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो निगेटिव थिंकिंग अपने आप खत्म होती जाएगी। और इसीलिए हम ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, एक छोटा सा विचार आया, उस छोटे से विचार को अपने ज्ञान और प्रयास के माध्यम से हम उसको क्रिया में रूपांतरित करें, उस पर फोकस करें। बड़ा विचार नहीं करना है तो फिर हम शेख चिल्ली हो जाएंगे। तो शेख चिल्ली के हसीन सपने नहीं देखने हैं। सपना देखना जरूरी है, और जो सपना आता है इसका मतलब कि वो आपको
इसलिए आता है कि आप उसको कर सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है करने की। बस खाली ये है कि उसको खाली सोचते न रहे। जो जैसा सोचता है और करता है वो ऐसा बन जाता है। इसका मतलब अगर एक छोटा सा विचार हम ले, उस छोटे से विचार को जो हमारे अंदर आया है उसको प्रयास करके रिजल्ट में कन्वर्ट करना, क्रिया शक्ति भी उसमें लगाना पड़ेगा। इच्छा शक्ति के साथ में क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति जुड़ी है, और जब ये तीनों मिलेगा तभी आत्मबल बढ़ेगा। और जब आत्मबल आपका बढ़ रहा है तो आत्मविश्वास सफलता के साथ मिलती है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है। यहाँ पर जो थिंकिंग करना है, मेडिटेशन करना है, मनन करना है, मंथन करना है, मंथन करके एक निष्कर्ष निकालना है, वही काम तो ज्ञान शक्ति का है। इच्छा शक्ति तो है, इच्छाएं तो अनंत होंगी, लेकिन ज्ञान क्या कहता है, उस इच्छा को थोड़ा सा लिमिट करेगा कि अभी आपकी क्षमता इतनी है, इतनी क्षमता के अनुरूप आप रिजल्ट दे लीजिए और फिर इसके आगे विचार करेंगे। ठीक है अंकित जी? तो जब आप ऐसा करने लगेंगे तो नकारात्मक विचार कभी आपके मन में नहीं आएगा। अभी हमने उदाहरण दिया ना कि छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करके और फिर हम पूरे इंडिया के टॉपर बने, और गांव के एक स्कूल से, बहुत ही पिछड़ा गांव, वहां से निकल करके और अपनी यात्रा जारी रखे। सफलता हर क्षण मिलती रहती है, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा निर्धारित नहीं करते हैं। और नकारात्मक विचार कभी आएगा ही नहीं। क्यों नकारात्मक आएगा? हम सफल होने के लिए ही पैदा हुए हैं जब, और जो हम कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं, सबने ऐसे किया है। इसको अपना के देखें अंकित जी। बहुत बड़ा नहीं सोचे, छोटा सोचे, उसको करके दिखाते। और किसी का कोई प्रश्न? जी भाई साहब, अभी तो कोई प्रश्न नहीं है, हैंड रेस भी नहीं है। गायत्री विद्या मंदिर के भी बच्चे हैं, ये फिरोजाबाद के बच्चे हैं, इसका मतलब कि वो आप आपके हाँ गांव के बगल के हैं क्या? जी, अपने स्कूल से हैं भाई साहब, ये लोग जुड़े हुए हैं अच्छा, बच्चे। अपने स्कूल से है तो इस विद्यालय से भी कुछ बच्चों को बोलिए कि प्रश्न पूछें। अच्छा अच्छा। अच्छा, विद्यालय से भी कोई बच्चे पूछो, इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछो। विद्यालय के बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन हैं, तो कुछ तो प्रश्न पूछें, या हाँ, कुछ कुछ भी सभी पूछिए सभी बेटा। पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं? हाँ ये, हाँ पूछो बेटा, माइक में आके पूछो। हाँ, गुंजन। बिल्कुल मौका हाँ देना गुंजन, चाहिए। पूछो बेटा। हाँ अपने, एक मिनट रुको, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, अभी आप अनम्यूट नहीं होंगे। एक मिनट अनम्यूट करता हूँ आपको। हाँ अनम्यूट कर लो अपने आप को। हाँ जी, पूछो बेटा। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, आप अपना नाम बताइए। गुंजन। बहुत बढ़िया। गुंजन जी बताइए, आपका क्या प्रश्न है? मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो आपका मन कहाँ लगता है ये बताएं। कहीं तो लगता होगा, मन है तो लगेगा। हाँ गुंजन, आपसे फर्दर सर पूछ रहे हैं कि आपको मन कहाँ लगता है। ये आके बताइए आप ना, मन कहाँ जाता है ये भी तो बताएं, तभी तो क्वेश्चन पूरा होगा। मन कहाँ पे जाता है पढ़ाई में नहीं लगता तो? कहीं तो मन जाता होगा ना। हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, सर पता हम्म। नहीं। हाँ बोलिए गुंजन जी, बोलिए, कुछ आवाज आपकी आ रही थी हल्का हल्का। सर कुछ नहीं। हाँ, मन कहाँ नहीं लगता है बेटा, पढ़ाई में कहीं नहीं कहीं तो लगता मन तो? लगता होगा आपका। आपका मन खेलने कूदने में ज्यादा लगता है, या किसी की बात कहानी सुनने में लगता है? कहीं तो लगता होगा। खेलने में। हाँ, खेलने में लगता है तो खेलना भी तो अच्छी चीज है। खेलना बहुत अच्छी चीज है। देखिए, तमाम लोग ऐसे हैं कि जो पढ़ाई लिखाई कम किए हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के खेल खेले हैं। तो कैरियर तो कोई भी आप अडॉप्ट करेंगे,
तो वो जा करके फिर बाद में उन्होंने पढ़ाई किया है, तो आप पहले पढ़ाई कर लीजिए फिर बाद में खेल लीजिए, ये दोनों हो सकता है ना। तो पहले कम से कम इतना तो पढ़ाई हम कर लें कि अपनी जिंदगी जो है खुद आगे लेके चलें, कि अच्छे फील्ड में खेलने के लिए भी तो कुछ पढ़ाई जरूरी है, तो आपको मौका मिलेगा। आप इस पर थोड़ा सा फोकस करें कि हमको अच्छा खेल खेलना है, जब खेलना है तो बढ़िया वाला खेल खेला जाए। सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना है? वो पढ़ाई में बहुत पीछे थे, लेकिन इतना तो पढ़ाई कर लिए थे कि वो इंटरनेशनल फोरम पर जा करके अपनी प्रतिभा को निखार सके। चलिए, अब हम जो है कभी आएंगे विद्यालय में तो फिर अलग से आपका क्लास अलग से लेंगे। और अब जी एक हैंड रेज है प्रज्ञा पांडे का, तो इनका हाथ है, इनका एक बार मौका दे दे। जी जी। प्रज्ञा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अंकल हाँ प्रज्ञा प्रणाम। जी, आप अनम्यूट हैं, बताएं। बताएं। अंकल प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बेटा, बताएं। सर पूछ रहे थे कि प्रज्ञा योग व्यायाम के साथ साथ और कौन सा योग करना चाहिए। नहीं, प्रज्ञा योग आप पहले उसको और रिफाइन करें, अभी जो आप कर रही जी हैं ना, जी जी तो प्रज्ञा योग के साथ में पहले देखिए, जब हम कभी आते हैं तो आप वहां पर आए। हम तो चाहते जी। हैं कि एक बार आप प्रज्ञा योग का पोस्चर आप लोग करने लगे, तो फिर हम उस पर चिंतन बताएंगे। अच्छा इस प्रज्ञा ओके योग सर। के साथ में आपका चिंतन जुड़ेगा, तो जी धीरे धीरे करके एडवांस स्टेज का प्रज्ञा योग आपको बताएंगे। अगर प्रज्ञा योग हम लोग तो सीख रहे हैं, अगर मौका मिल गया आपको प्रज्ञा योग जी सीखने का, जी तो पहले शारीरिक पोस्चर करें, फिर मानसिक पोस्चर भी बनाना पड़ेगा। जी और उसी से फिर आपका पूरा टोटल रिफाइनमेंट पर्सनैलिटी का हो जाएगा। वो सब हम जी आपको बताएंगे। जी जी। तो ठीक। उसको पहले करें और अपना फोकस जो है कैरियर पर भी दें। जी ठीक है। जी हाँ, प्रज्ञा योग कैरियर को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं ना। जी। तो कैरियर को भी, अभी आपका ग्रेजुएशन पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर ग्रेजुएशन पूरा हो गया, इस समय टीजीटी की तैयारी चल रही है। हाँ, तो उसमें अब तो आपको कैरियर को शेप देने का टाइम आ गया है ना। यस सर। अब अपने कैरियर को शेप दें, तो प्रज्ञा योग का उद्देश्य खाली ये है कि फिजिकली मेंटली आप इतना फिट रहे कि जी आपका माइंड जो है बिल्कुल डेविएट ना हो अपने टारगेट से। जी तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में हमारा जब मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जी तो माइंड फुल कंसंट्रेशन के साथ में काम करेगा, और जो जी भी आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे अपने कैरियर में, उसको बहुत टॉप करके उसको निकालेंगे। जी तब पता चलेगा कि आपका प्रज्ञा योग जो है माइंड वाला लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नहीं तो खाली फिजिकल लग के रह जाएगा ना, तो फिजिकल जी लगने का मतलब तो फिर सर्कस कर रहे हैं आप। जी ठीक है। जी। सर तो एक एक क्वेश्चन स्वास्थ्य, और था शारीरिक सर। स्वास्थ्य के साथ में माइंड ब्रिलियंसी को भी बढ़ाना है। हाँ बताएं। जी सर वो जो गुरु जी की पुस्तक है, मैं कौन हूँ। हाँ, तो उसको पढ़ने में मतलब बस ऐसा होता है कि पढ़ते जाते हैं वो मतलब पूरा माइंड में नहीं आ पाता कि इसका मतलब सारांश क्या है, क्या कहना चाहते हैं। उस पे उसके लिए क्या करना चाहिए। उसका सारांश टोटल यही है कि जी मैं क्या हूँ। जी कि हमारे अंदर जो है, एक अंदर से आवाज जो आती रहती है ना, जी जी अंदर से एक आवाज आती रहती है कि भाई हम अच्छे हैं, हम जी ताकतवर हैं, हम जी बहुत पवित्र हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमसे गलती हो गई है तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। जी वही आपको आत्मबल बढ़ाएगा। जी पूरा सारांश का मतलब यह है कि आप अपना पूरा फोकस आत्मबल और आत्मविश्वास में ज्यादा जी करेंगे तो आत्मनिर्भर हो जाएंगी। जी उतने समझिए, उससे ज्यादा आपको अभी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। जी पूरा सारांश उसका यही है कि आत्मबल बढ़ाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए, आत्मनिर्भरता बढ़ाइए, और अपने को पहचान जाइए जी कि आप संसार की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जी हाँ, उसका पूरा निचोड़ यही है। आप लोगों को जो पढ़ने के लिए दिया जाता है कि उसके जो चार पार्ट है और चारों अध्याय का जो चार हम्म, कंक्लूजन ड्रा होता है, वो यही है कि आप शारीरिक बल से कमजोर हो सकती हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो सकती हैं, लेकिन आत्मबल आपका सबसे ज्यादा अच्छा है। वही तो हो रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं।
तो मैं आत्मा हूँ, और यही आत्मा आपको आत्मबल देती है। तो जब भी कभी आपके सामने कोई चुनौती आवे, तो फिर आप अपने को पहचान जाएं कि आप सर्वशक्तिमान सत्ता की बेटी हैं। तो जब उसकी बेटी हैं, तो आपके अंदर इतना बल है कि आप छोटे छोटे टारगेट को जंप कर सकती हैं। ठीक है। जी और कहाँ अंकल दिक्कत प्रणाम। आपको आ रही है? और तो बस एक प्रॉब्लम ये होती है कि रात में तो मतलब ये है कि थोड़ा सा वहाँ पार्टनर्स की प्रॉब्लम होती है, तो उनके साथ खाना बनाने में थोड़ा टाइम का इशू रहता है। तो खाना खाने में जो समय हाँ होता है करीब 8:30 से 9 के बीच में होता है। तो उसके बाद हम 10 बजे तो सो जाते हैं, हाँ, लेकिन ठीक सुबह है। उठने में प्रॉब्लम होती है कि मतलब ऐसा होता है 4 बजे मैं उठ भी गई तो मैं ज्यादा टाइम तक पढ़ नहीं पाती, फिर मुझे कोचिंग जाना रहता है 7 बजे। तो ये रहता है कि मैं कोचिंग जाके सो जाऊंगी, इस वजह हाँ, से मुझे फिर बीच में सोना पड़ता है। तो उस टाइम तो एक ही फार्मूला है कि जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो जी अल्पाहारी होते हैं ना। जी तो अल्पाहारी शाम का भोजन कम से कम लिया जाए। जब हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे तो बस खाली दो रोटी ही खाते थे। दिन में खा लेते थे, लेकिन रात में हमेशा डर के खाते थे, क्योंकि जी। सवेरे उठना रहता था। जहां लेकिन आपका लेकिन आहार थोड़ा सा जी लेकिन ज्यादा सर हुआ जब तो फिर जब 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 नींद शाम में को दिक्कत आएगी। अंकल जब शाम को कम खाना खाते हैं तो फिर सुबह जल्दी भूख भी लग जाती है। सवेरे की भूख जितना अच्छी लगती है आपको उतना बढ़िया है, लेकिन सवेरे की जी भूख लगना वो अच्छा गुण है। और वो जी अच्छे गुण के लिए दूसरा अच्छा गुण है शाम को कम खाना खाना। तो दोनों जी अच्छे गुण जी रखना ठीक है। बजाय शाम को जी ज्यादा खा ले और सवेरे भूख न लगे, तो सवेरे न भूख लगना भी एक खराब गुण है। तो दो जी। अच्छे गुणों को छोड़ करके जब दो खराब गुण पकड़ लेंगी तो दिक्कत आएगी ना। ठीक ठीक अंकल। स्वास्थ्य का एक बहुत अच्छा लक्षण है कि सवेरे अगर आपको खूब बढ़िया भूख लग रही है, जी तो फिर आपकी बुद्धि शुद्ध होती चली जाएगी, प्रखर होती जाएगी। ठीक है। जी अंकल ठीक। चलो। ठीक अंकल प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। हाँ मन भैया, चैट में कोई प्रश्न तो नहीं रह गया है? जी भाई साहब, अभी एक मिनट। मनोज जी का लग रहा है कि हैंड रेज है। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। और एक पूनम पांडे जी हैं, ये भी हैंड रेज कर दिए। इन लोगों को मौका दे दो। जी जी जी, मनोज जी। जी भैया प्रणाम, सुभाष भैया को। प्रणाम भैया, प्रणाम। जी भैया, बहुत सुंदर भैया ने आज क्लास में बताया। ये चार दोस्त, धैर्य, साहस, विवेक और प्रयास। और भैया बहुत आनंद आया क्लास में। लग रहा था कि हम लोग किसी और दुनिया में आज क्लास में पहुंच गए थे। सर लेकिन ये भैया आपका पुरुषार्थ है, ये आपका पुरुषार्थ और आपका परमार्थ जो है उसमें हम लोग भी भागीदार बन जा रहे हैं। पता नहीं कुछ पुण्य मिल पाएगा कि हम लोग पापी इकट्ठा कर लेंगे। और भैया एक प्रहलाद भाई का प्रश्न है, थोड़ा हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भैया थोड़ा कोई दिक्कत परमिशन नहीं, दे दें। कोई दिक्कत नहीं, आप बता दें, बता दें। जी 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 भैया, वो प्रहलाद भाई। माइक ऑफ कर दिया है अपने, लग रहा है हाँ, माइक ऑफ हो जा रहा है। प्रहलाद भाई को एक बार परमिशन दे दिया जाए। जी भैया। तो प्रहलाद जी का इसमें जी अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। लाल जी हाँ बुला रहे बताएं, हैं। प्रहलाद जी का तो अनम्यूट है। जी भाई साहब, आवाज जा रही है हमारी? जी हाँ जी बहुत भाई बढ़िया आ साहब। रही, बहुत बढ़िया आ रही है। भाई साहब, समूह को मेरा प्रणाम। और प्रणाम भैया। एक प्रश्न था कि अगर बार बार असफलता मिलती है और आदमी डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है, तो क्या उसका उपाय है उस डिप्रेशन से उबरने का? वो तो बात सही है कि सफलता का प्रयास अच्छे ढंग से नहीं किया गया, जो सफलता मिली, लेकिन फिर भी ऐसे क्या उपाय है जिससे वो उससे दूर हुआ जा सके डिप्रेशन से? धन्यवाद। देखें कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है प्रहलाद भैया कि जिसके अंदर एक गुण नहीं हो। उसके अंदर जरूर गुण होगा। और जो बुद्धिमान आदमी होता है वो सबके अंदर अच्छे गुणों को ही तलाशता है।
तो जो व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है, तो जब भी उसका आप बैक हिस्ट्री देखेंगे तो उसकी लाइफ में कुछ सफलताएं जरूर मिलेंगी, उसके कुछ सद्गुण जरूर मिलेंगे। उसको हमको आगे करना पड़ता है और उसकी असफलताओं की श्रृंखला को उसके पीछे करना पड़ता है। एक जगह जैसे अगर दीपक बुझ जाता है तो कहीं से रहता है कि हल्की सी चिंगारी भी उस दीपक को मिल जाता है कि वो जल जाए। तो उसको जलाने के लिए, बुझे हुए दीपक को जलाने के लिए एक छोटी सी चिंगारी लाना पड़ता है। वो चिंगारी उसी के अंदर से खोजना पड़ेगा, उसके अंदर मिल जाएगी। और उसको जैसे आप याद दिलाएंगे कि देखो बचपन में आपने ये सफलता पाई थी, आपकी असफलता की श्रृंखला शुरू होने के पहले आप ये कितने अच्छे थे, और वहां से जब उसको स्टार्ट करेंगे, गियर वहां से लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसी के अंदर ही आपको चिराग जलाना है। और जब एक छोटी सी उसकी सफलता को उसके आगे करेंगे, जैसे वो देखेगा तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा, उसका आत्मबल जगने लगेगा। और उसके आवाज आनी तो बंद हो गई। हाँ, नहीं नहीं, बीच में एक कॉल आ गई थी। अच्छा अच्छा। तो उसका जो जो विज्ञान है उसका, प्रहलाद भैया, वो जी जी। यही है कि उसके अंदर से ही आपको एक एक चिराग निकालना है कि जिसको वो रिकॉल कर ले कि हाँ बचपन में हम, आज के 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले हमको ये सफलता तो मिली थी, हम ही को मिली थी। वो उसी को जैसे आप बाहर लाएंगे और जब वो उसको देखने लगेगा, उसी के जी साथ में हम संसार की सारी प्रेरणा झोंक देते हैं और फिर उसी के सहारे वो दीपक जल जाता है, डिप्रेशन जी से बाहर आ जाएगा वो। जी। तो ये बहादुरी अपनी होती है कि उसके अंदर हो जाए तो कम से कम उसके सामने संसार जो है उसकी असफलताओं की इतनी पहाड़ खड़ा कर देता है कि उसको लगने लगता है चारों तरफ से कि इस दुनिया के सबसे निकृष्ट व्यक्ति हम ही पैदा हुए हैं, तो हम क्या करेंगे जी करके। तो ये चीज उसके मन में नहीं आनी चाहिए, उसको दूर करना है, यही हम लोगों का काम है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका प्रैक्टिस करके देखें, बिल्कुल सफलता मिलेगी, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जी। तो चलिए क्योंकि आपको। उसके आत्मबल को जगाना है, आत्मविश्वास को जगाना है, और उसके अंदर छिपा पड़ा हुआ है। जी प्रेजेंस सबके अंदर है, बस खाली दब गया है, समाज ने उसको दबा दिया है कोस कोस जी करके। जी जी। चलिए भाई साहब, आपको धन्यवाद, और पूरे मोतिहारी के बच्चों और गार्जियन की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी रही। सबके बच्चों और बड़ों को समझने लायक। जानना अलग चीज है, समझाना अलग चीज है। तो जी हम आशा करेंगे कि आपके ज्ञान से हम लोग मोतिहारी के लोग जो है, बच्चे भी और हम गार्जियन भी गाइड होते रहें। तो चलिए, भविष्य के लिए भी आपको धन्यवाद। अच्छा, बिल्कुल, प्रणाम। जो सेवा का मौका मिलेगा, हम लोग हर निशा सेवा महे का ही फार्मूला लेके चल रहे हैं कि जैसे समय मिले कुछ सेवा कर दी जाए समाज की। कहीं अगर कोई प्रेरित हो जाए तो यही हमारा जीवन की सार्थकता है। जी जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभात भैया, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। और भैया किसी का कोई प्रश्न तो नहीं रह गया है? जी भाई साहब, ये हैंड रेस हैं कुछ तो। तो एक पूनम पांडे जी हैं, एक वैशाली जी हैं, जी। और मनोज भैया का अभी भी हैंड रेस है। तो हाँ, अब 2 लोग बचे हैं, मनोज भैया ने डाउन कर लिया, ये फिर उनका अप हो गया। नमस्कार चलो सर। वैशाली जी। हाँ हाँ वैशाली नमस्कार, जी। वैशाली जी बताएं। सर मेरा ये प्रश्न है, जैसे अभी मेरे एग्जाम को 41 दिन बाकी हैं, लगभग लगभग 40 दिन। तो सर जी रात को मैं 9 बजे 8:30 ये टाइम सो जाती हूँ, सुबह 3 बजे 3:30 बजे ये मेरा उठने का होता है। कभी कभी ज्यादा आलस रहता है तो 3:45 ये टाइम हो जाता है। पर सर जैसे जैसे अब जैसे 4 बजे के बाद जो 8 बजे तक का टाइम होता है, उस टाइम तो मेरा दिमाग फिर भी कुछ कुछ शांत रहता है। उसके बाद सर जैसे जैसे एक एक मिनट निकलता है, मेरे ऐसे होता है कि बस टाइम तो चला गया, टाइम तो चला गया, अब तो टाइम चला गया, सारा दिन निकल गया, सारा दिन खराब हो जाएगा, मतलब कि अब तेरे पास टाइम ही नहीं रहा, पूरा दिन ही खत्म हो गया।
मतलब सर 8 बजे और 11 बजे के बाद तो मेरे से जमा भी नहीं पढ़ा जाता, फिर तो ऐसे दिमाग में बस यही चलता रहता है कि आज का दिन तो खत्म हो गया पूरा। सर मतलब मैंने ठीक है वो वैशाली उस जी, थॉट ये की समस्या वजह आती से है। नहीं पढ़ा जा रहा। नहीं नहीं, देखिए हम बिल्कुल, आपका पॉइंट सही है, और इस तरह की समस्या हमारे सामने भी लाइफ में आई है, खूब सारी आई है। तो उसमें हमको फोकस खाली ये देखना होता है कि जो भी हमारे पास समय है, जब हम शुरू करें तो अपने काम को उस समय के अनुरूप बांट लें, कि हमको अगले 1 घंटे के अंदर ये काम करना है, और हम अपना ध्यान उसके आगे न देखें। 1 घंटे के बाद क्या करेंगे, नहीं 1 घंटे के बाद कुछ नहीं करेंगे, आराम करेंगे। उस 1 घंटे तक हम अपना काम जो बांटे हैं उसको कर ले। हमने क्या कहा, आपको ये नहीं सोचना है कि आगे क्या होने वाला है, उस पर तो जाना ही नहीं है। आगे बहुत अच्छा होने वाला है, खाली दिमाग में ये रहे। बस खाली फोकस क्या करना है कि जो 1 घंटे का हमने टारगेट डिसाइड किया है, वो टारगेट बढ़िया से हो पाया कि नहीं हो पाया, उस पर खाली फोकस करना है आपको। तो छोटा छोटा टारगेट डिसाइड करें। जैसे अभी आपका 40 दिन एग्जाम है, 40 दिन में तो हम लोग न जाने क्या क्या कर डालते हैं। यहाँ तो आपके पास और किस क्लास की आपकी एग्जाम है वैशाली जी, किस क्लास का एग्जाम आपका है? वैशाली जी को थोड़ा सा सर म्यूट कर दीजिए। हाँ। सर मैं बीएससी फाइनल ईयर में हूँ, मेरा जैम का एग्जाम है, आईआईटी जैम का। आईआईटी जेम का एग्जाम में इतना इतना टेंशन आपको क्यों हो रहा है? इस चीज को इतना सर बिल्कुल पता टेंशन नहीं नहीं। होना चाहिए। और सर जिस दिन ऐसे होता है कि मैं रात को स्केड्यूल बना के सोती हूँ, उस दिन तो ये होता है कि या तो मेरे से उठा नहीं जा रहा उस दिन, या फिर मतलब कुछ भी हो जाएगा, पर वो मेरे से स्केड्यूल तो बिल्कुल फॉलो नहीं होगा। जिस दिन मैंने स्केड्यूल बना लिया कि मेरे को इतना हाँ, पढ़ना है, तो वो तो पूरा दिन मेरा वेस्ट ही जाता है। या फिर मैं अगर उस 1 घंटे का भी कर लूं कि 1 घंटे के बाद इस 1 घंटे में मेरे को ये करना है, तो सर वो मेरा 1 घंटा हाँ, वेस्ट चला जाएगा, 2 घंटे भले ही वेस्ट चले जाए। ऐसा नहीं कि मैं हाँ, 1 घंटे को हाँ, अच्छे से यूटिलाइज करूँ। जी सर। वैशाली जी, अब उसमें हम समझ गए आपकी प्रॉब्लम जो आ रही है। आप ओवर सेंसिटिव हो जाती हैं अपने उसको लेकर के, परिणाम को लेकर के। बिल्कुल परिणाम को लेकर के ओवर सेंसिटिव, क्या सोचने की ही जरूरत नहीं है। परिणाम को किनारे कर दीजिए। आप मान के चलिए कि जब आपकी नींद खुल रही है, तभी से आप रिलैक्स होकर के पढ़ाई करिए। रिलैक्स होकर के पढ़ाई करिए और मस्ती से पढ़ाई करिए, और उसके बाद आप देखिए रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। रिजल्ट मत सोचिए, रिजल्ट सोचेंगे तो रिजल्ट अच्छा फिर नहीं आएगा। सफलता जो है असंदिग्ध रहेगी, संदिग्ध रहेगी उसमें। तो फोकस उसका, साइंस तो है शुरू में बताया गया है ना, शुरू में साइंस उसकी बताई गई है कि हमको अपना फोकस रिजल्ट पर नहीं ले जाना है, खाली ले जाना है कि प्रयास पर। मान लिया हम सो गए, नींद लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। हमको 3 बजे उठना था, हम 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, क्या अंतर पड़ता है? 6 बजे उठे तो 6 बजे सिंसियरली आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप रेडी हो जाइए, 10 मिनट 15 मिनट हाथ मुंह धुल करके फिर बैठ लीजिए, और बैठ करके फिर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और फोकस खाली पढ़ाई पर, हाँ ये सब्जेक्ट पीछे 2 घंटा 3 घंटा रेस्ट कर लिए, अब चलो ठीक है 3 घंटा ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलैक्स होकर के, टेंशन नहीं। तभी प्रयास हो पाएगा, और प्रयास के ऊपर ही आपका रिजल्ट आएगा, और प्रयास में कितना आप तत्पर और तन्मय है। इसीलिए आप देखिए कि जो लास्ट डे बच्चे पढ़ते हैं कितनी तन्मयता से पढ़ते हैं। 3 घंटे का एग्जाम होता है, कितनी तन्मयता से एग्जाम देते हैं 3 घंटे के बच्चे। उस समय थोड़ा कुछ सोचते हैं, उस समय खाली पेपर देखते हैं, पेपर कर रहे हैं, कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। सोचना नहीं, करने का टाइम, जो लड़ाई करने के टाइम तो लड़ाई करिए, सोचना कहाँ है। चलिए वैशाली जी का आ गया जी, तो हमको लग रहा सेटिस्फाई हो गई है। ये पूनम पांडे जी का है, इनका भी दे दें अपॉर्चुनिटी। पूनम जी, जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अंकल प्रणाम। प्रणाम दीदी, मैं बताएं। श्रद्धा। मेरा हाँ प्रश्न श्रद्धा ये बताइए। है मेरा प्रश्न ये है कि मैं टाइम टेबल बनाती हूँ, उसमें मेरा डेली का रूटीन रहता है। तो मैं उस टाइम टेबल को बस 2-3 दिन ही फॉलो कर पाती हूँ। उसके बाद मेरा हो ही नहीं पाता है, मैं कितना भी कोशिश करूँ उसके बाद 2-3 दिन के बाद मेरा हो ही नहीं पाता है। तो इसके लिए मैं क्या करना चाहिए?
तो जो आप कर पाते हैं उसका शेड्यूल बना लीजिए। टाइम टेबल के हिसाब से मत पढ़िए। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, टाइम टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है। जी। 24 घंटे आपका कुछ तो होता है बढ़िया। हाँ हाँ, होता है। मैं टाइम टेबल नहीं बनाती हूँ तो उससे बढ़िया होता है मेरा। तो बस फ्री स्टाइल में करिए, आपका सेटिस्फेक्शन जरूरी है, संतुष्टि जरूरी है। लास्ट में अगर आपको श्रद्धा जी ये लग रहा है कि नहीं हमने आज काम बढ़िया किया है, मजा आ गया, जी तो उसका पालन करना है। कागज पर टाइम टेबल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि आप काम कैसे अच्छा कर लेती हैं। तो घर जैसे अच्छा वाले कर लेती हैं। हाँ। घर वाले बोलते हैं कि टाइम टेबल बनाओ, उससे बढ़िया होता है पढ़ाई। जैसे मैं जहां भी जाती हूँ देखिए, रूम में टाइम टेबल लगता है, तो मेरा भी मन करता है टाइम टेबल बनाने का। मैं कम से कम 4-5 टाइम टेबल बना ली हूँ, लेकिन मेरा फॉलो नहीं हो पाता है, 2-3 दिन करती हूँ बस। ये बीमारी हमको भी बहुत तगड़ी थी, और इस बीमारी से हमको फुर्सत जब नहीं मिली तो फिर हम जो काम अच्छा कर लेते जिससे हमको संतुष्टि होती थी तो टाइम टेबल किनारे कर देते थे। तो उस जी टाइम टेबल के हिसाब से हम कागज नहीं है ना, कागज पर टाइम टेबल लिखा जाता है, जी लेकिन हम इंसान हैं। तो जी हमको संतुष्टि जरूरी है कि जो मेहनत हमको आज करना था, आज हमको ये 3 टॉपिक पढ़ना था, 3 सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक तैयार करना था। अब वो 3 टॉपिक तैयार हो गया और वो दिन पूरा हो गया, हम खुश हो गए। और बिना टाइम टेबल के हो जाए तो सबसे बढ़िया है। टाइम टेबल बनाने से फुर्सत क्या दिक्कत है, टाइम टेबल की कहाँ जी जरूरत पड़ रही है। जी और घर वालों को एक कागज और एक कलम दे दीजिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसी के अनुसार आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि श्रद्धा ने ऐसे ऐसे पढ़ाई किया है। जी जी। ठीक है। और मेरा प्रश्न एक और था, जैसे पेपर में बैठने से पहले में कौन सा ध्यान लगाना चाहिए कि मेरा पेपर अच्छा जाए? आपको सिर्फ एक ही ध्यान करना है कि हम बहुत बढ़िया पढ़ाई किए हैं, आज हमारा बहुत बढ़िया पेपर होगा। और हम जी शुरुआत करेंगे जो सबसे सिंपल क्वेश्चन है वहां से शुरू करेंगे, और उसके बाद जी सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। जी एक ही ध्यान, और कोई ध्यान नहीं। जी इसी को भगवान का ध्यान कहते हैं, कि अपने ऊपर विश्वास अगर आपने किया है कि जी हमने खूब मेहनत से तैयारी करी है और इस बार इतना बढ़िया करके आएंगे। और शुरुआत कहाँ से करेंगे? जी। शुरुआत कहाँ से करेंगे? इजी से इजी क्वेश्चन से। हाँ, जो इजीएस्ट हो, कि जी जो एकदम क्वेश्चन पढ़ते ही उसका हल निकाल ले, वहां से शुरू जी करेंगे और तेज रफ्तार से जी करेंगे और सारा पेपर इतना बढ़िया करके आएंगे। टाइम के अंदर कर लेंगे, टाइम के 15 मिनट पहले ही पेपर कर लेना चाहिए। जो अच्छे बच्चे होते हैं, अगर 2.5 घंटे का पेपर है तो वो 2 से 2.25 घंटे में पूरा पेपर कर लेते हैं। जी हमेशा टारगेट रखिए 15 मिनट कम से कम। और 15 मिनट क्या जी करना होता है कि गलती से पेपर करते समय कोई गलती तो नहीं हमने कर दिया है, और गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसका करेक्शन लास्ट के 15 से 20 मिनट। जी ठीक है। जी ठीक। तो एक ही ध्यान करना है कि हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमने जो भी पढ़ाई किया है वो पेपर के लिए काफी है, इस पेपर को पूरी तरह से हम रौंद देंगे। जी और कोई दूसरा ध्यान नहीं। जी हाँ, करके देखिए और फिर ठीक। रिजल्ट बताइए हमको। ठीक, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। हाँ मन भैया, अब लग रहा है सारे प्रश्न तो आ गए। जी जी। चैट में तो कुछ जी भाई बाकी नहीं रह साहब। गया है। हाँ, चैट में कुछ बाकी नहीं रह गया है। तो फिर क्लास को विराम दिया जाए। जी जी। तो कक्षा को फिर यहीं पर शांति पाठ करके खत्म कर दिया जाए। जी जी भाई साहब, जी किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है अमन भैया। तो चलें, आप लोगों ने आज बहुत सिंसियरली बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न जो है आज सभी बच्चों ने पूछे। और जब प्रश्न अच्छे आते हैं तो हमको अपने अनुभव याद आ जाते हैं कि हम इन सारे बीमारियों के रोगी हम थे, और उन सारी बीमारियों को स्वतः दूर करते हुए आज कम से कम इस स्टेज में हम पहुंचे हैं कि हमको लगता है कि हम संतुष्ट हैं। रास्ते अपने आप बनते रहते हैं, और जहाँ रास्ता नहीं रहता है अच्छे लोग रास्ता बना भी लेते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार ओम और 3 बार शांति के साथ में आज की कक्षा को वहीं पर विराम दिया जाए, और फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे जो भी अमन भैया अलॉट करेंगे। ओम पढ़े पढ़ता है यार देखा ना। शांति ही, शांति ही, शांति ही। समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
जी बहुत बहुत आभार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा लेने के लिए। और आशा है कि ऐसे भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जी बहुत बहुत आभार। थैंक यू भैया।